Assalamualaikum. We're solving May June 19 variant 23. Question number 1 please. Define resistance. What is resistance? It is a ratio of voltage to current. पूरी statement लिखेंगे. A potential difference of 0.6 volt is applied across a resistor of resistance 4 giga ohms. Giga का मतलब होता है 10 power 9 ohms. Calculate current. V is equal to IR. I is equal to V over R. What is voltage? 0.60. What is resistance? 4 into 10 power 9. What is answer? 0.15 into 10 power minus 9 ampere. But we need answer in picoamperes. अब एम्पियर बड़ा होता है, पिको एम्पियर छोटा होता है. बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई. अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक एम्पियर में कितने पिको एम्पियर होते हैं? तो आपको पता है 1 पिको एम्पियर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 12 एम्पियर्स. तो 1 एम्पियर किसके इक्वल हो गए? जाके डिवाइड हो जाएगा. तो 1 पिको एम्पियर ओवर 10 पावर 12 इज इक्वल टू 1 एम्पियर. तो सिंपल 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 पावर 12 पिको एम्पियर. तो एक एम्पियर में 10 पावर 12 पिको एम्पियर होते हैं. एक अप्रोच ये भी है और दूसरी आप रेशियो प्रीफिक्सेस से भी निकाल सकते हैं. आपने एम्पियर को वी हैव टू कन्वर्ट एम्पियर को कन्वर्ट किस पे करना है? पिको एम्पियर. इसकी प्रीफिक्स क्या है? कुछ भी नहीं है, 1. इसकी प्रीफिक्स क्या है? पिको. तो रेशियो ऑफ प्रीफिक्सेस लेते हैं क्या रिलेशन निकालने के लिए. बड़ी प्रीफिक्स, इसकी प्रीफिक्स 1 ऊपर, छोटी प्रीफिक्स नीचे. तो क्या आ जाएगा? 10 पावर 12. इसका मतलब ये हुआ कि एक एम्पियर 10 पावर 12 पिको एम्पियर के इक्वल है. हमने रेशियो ऑफ प्रीफिक्सेस के निकाल लिया कि एक बड़ी यूनिट में कितनी छोटी यूनिट शामिल है, इतनी शामिल है. तो अब बिग टू स्मॉल है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 0.15 इंटू 10 पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 12 पिको एम्पियर्स. ये हो जाएगा 150 पिको एम्पियर्स. ये आंसर है आपका. The energy E transferred when charge Q moves to an electrical component is given by E is equal to QV electrical energy. Release potential difference. Use this to state SI base unit of potential difference. Potential difference को सब्जेक्ट बनाएं. एनर्जी ओवर चार्ज. अब दो अप्रोचेज हैं. एनर्जी की जगह वर्क डन लिख सकते हैं. कोई भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन सेम यूनिट होती है. यूनिट ऑफ एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क डन की. एनर्जी किसके इक्वल होता है? वर्क डन. वर्क डन क्या होता है? F इंटू एस. एफ की जगह लिख लें MAS. अब इसकी यूनिट लिखें. व्हाट इज यूनिट? kg मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर्स. kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ये एनर्जी की यूनिट आ गई. चार्ज की यूनिट, चार्ज का फार्मूला IT होता है ना. इसकी यूनिट क्या बनेगी? एम्पियर सेकेंड. डाल दें यहाँ पे यूनिट. kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर एम्पियर सेकेंड. kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर. दिस इज SI बेस यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. नेक्स्ट. A resultant force F moves an object of mass m through a distance s in a straight line. The force gives an object acceleration a. The speed changes from u to v. State the expression for work done by force in terms of MAS. AMS. work done का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू एस. इस फॉर्म में नहीं चाहिए, MA बस. ये हो जाएगी F इज इक्वल टू MA. ये आ जाएगा. The distance in terms of A, U and V. डिस्टेंस. तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन होती है? 2AS v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. S किसके इक्वल हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओवर 2A. Use your answer to show that kinetic energy is given by this. Explain your working. Work done is equal to F into S. Work done क्या है? MAS. और S की जगह पे क्या लगा दिया आपने? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओवर 2A. A से कैंसिल हो गया. तो वर्क डन इज इक्वल टू
एम वी स्क्वायर ओवर 2 माइनस एम यू स्क्वायर ओवर 2। अब आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और सिंपल काइनेटिक एनर्जी। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अगर इनिशियल इफ यू इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या सिंपल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ये प्रूव करना, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 या हाफ एम वी स्क्वायर। A mass of 0.04 kg is projected into air from a horizontal ground as illustrated. Mass given है, path given है. The ball is launched from X with the kinetic energy this much. यहाँ पे उसकी kinetic energy given है. 8.5 the ball has speed 9.5 meter per second. यहाँ पे इसकी speed given है. Air strength negligible. For the movement of ball X to Y, draw a solid line to show the distance moved with the line B, the displacement S. For the movement of the ball from X to Y, draw a solid line on figure 2.1 to show the distance moved and displacement X to Y. Distance moved तो यही लाइन है, उसके बाद नजर आ रहा है। ये है डिस्टेंस मूव। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्ट टू एंड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ये ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट लेबल क्या करना था उसको, डिस्प्लेसमेंट को एस और को डी, ये डी था और ये एस। by consideration of energy transfer determine the height h or the point y above. ओके, बट हमें पता है ऊपर जाने में क्या हो रहा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, गेन इन जीपीई। अच्छा, बाय कंसिडरिंग द एनर्जी ट्रांसफर डिटरमिन द हाइट। अच्छा, नीचे की काइनेटिक एनर्जी गिवन थी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू mgh। जी बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो आपको इसकी वैल्यू ही गिवन है ना, कितनी थी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, 4.5 जॉल्स। कितनी थी, 4.5 जॉल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और एम जी एच में। ओके, इसके यहाँ पे स्पीड गिवन है 4.5, हाफ, मैस है 0.04 और स्पीड कितनी है इधर, स्पीड है 9.5 स्क्वायर, मैस कितना है 0.04, जी कितना है 9.81, हाइट हम निकाल लें। ठीक है, इससे नहीं हो सकता, यहाँ पे एम से कैंसिल नहीं होगा कि यहाँ पे एम गिवन नहीं है। इस तरह भी कर सकते हैं, आप निकाल सकते थे, पहले अलग से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से, फिर इनिशियल में से फाइनल निकालते तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाता, लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल, उस तरह भी हाइट आ जाएगी। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ना, लॉस इन काइनेटिक क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मैस कितना है 0.04 और वी कितना है 9.5 का स्क्वायर। यहाँ से अलग से भी निकाल सकते हैं आप, इस तरह नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लें, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एम जी एच के इक्वल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हाइट आ रही है 6.9 मीटर्स। On figure 2.2, sketch the variation of kinetic energy of the ball with the vertical height moved from x to y। काइनेटिक एनर्जी का और वर्टिकल हाइट का ग्राफ बनाना है।
ओके, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्टिकल हाइट ऑन द फिगर स्केच द ग्राफ विद वेरिएशन। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ना, देखो ना नीचे से बॉल ऊपर जा रही है ना, यूं जा रही थी पाथ दिखा रहे। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, तो इनिशियल ग्राफ टॉप से शुरू होगा और मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, यहाँ पे मिनिमम। ओके, ग्राफ स्ट्रेट लाइन तब बनता जब उसको वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ इक्वली चेंज हो रही होती है ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल चेंज हो रही होती है। अच्छा, अब क्या है जी, स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं होगी, द वेरिएशन विद काइनेटिक एनर्जी और हाइट, जितना भी लॉस इन, जितना भी गेन इन जीपी है वो लॉस इन काइनेटिक है। हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट के साथ देखो यार, अगर 1 मीटर ऊपर जाता है, फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर ऊपर जाने में 10 जॉल अगर पोटेंशियल बढ़ती है, अगला 1 मीटर ऊपर जाने में 10 जॉल पोटेंशियल बढ़ेगी, अगला 1 मीटर ऊपर जाने में 10 जॉल पोटेंशियल बढ़ेगी। तो जिस रेट पे पोटेंशियल बढ़ती जाएगी उसी रेट पे काइनेटिक कम होती जाएगी। इक्वल हाइट्स में इक्वल इंक्रीज इन जीपी हो रहा है, तो जीपी कैसे इंक्रीज होगा जब काइनेटिक डिक्रीज होगा। इसका मतलब है इक्वल हाइट में जब इंक्रीज इन जीपी इक्वल है तो लॉस इन काइनेटिक भी इक्वल होगा, तो फिर लाइन विल बी स्ट्रेट लाइन, लाइन विल बी व्हाट, स्ट्रेट लाइन। कैसे मालूम, दोबारा सुनिए। बात ये है कि हमें लग रहा था कि सिर्फ वर्टिकल फेंकेंगे तो ऐसा होगा, नहीं, जब ये ऊपर जा रही है, ग्राफ डिस्टेंस का नहीं है, ग्राफ हाइट का है। तो अगर वो सपोज कर लें बॉल का मैस कितना है, बॉल का मैस है जी 2 kg, आसान वैल्यूज ना, 2 kg। तो जब बॉल ऊपर जा रही है, 1 मीटर ऊपर जाने में उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है, 2 kg आसान वैल्यू है, बस 10 जो भी मैस है यार, 1 मीटर ऊपर जाने में पोटेंशियल एनर्जी में 10 जॉल इंक्रीज आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में 10 जॉल डिक्रीज आएगा ना। अगला 1 मीटर ऊपर आने में भी अगर पोटेंशियल एनर्जी में 10 जॉल इंक्रीज आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी 10 जॉल का डिक्रीज आएगा। अगला 1 मीटर ऊपर जाने में भी पोटेंशियल में 10 जॉल का इंक्रीज आएगा तो काइनेटिक में 10 जॉल का डिक्रीज आएगा। तो इक्वल हाइट्स में इक्वल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो रही है। इक्वल हाइट्स में, फॉर इक्वल हाइट्स देर इज इक्वल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग एट a uniform rate, straight line. Next question. Question number 3, please. A cylindrical disc of mass 0.24 kilograms has a circular cross-sectional area A as shown in figure 3.1. Yeah. The disc is on a horizontal ground as shown in figure 3.2. A force X of magnitude 8.9 newtons acts on the disc in the direction of 30 degrees to the horizontal. The disc moves at a constant speed of 0.6 meter per second. This is a diagram. Determine the rate of doing work. Rate of doing मतलब power निकालना. Rate of doing work. Rate of doing work power निकालनी है. Power होता है work done over time या force into velocity. और force और velocity को parallel होना चाहिए, along होना चाहिए. अच्छा, अब वेलोसिटी इधर को है ना, तो हम इसका वो कंपोनेंट लेंगे जो इधर एक्ट कर रहा है, तो एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा। कंपोनेंट पता नहीं कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी टेल पे एक्सिस बनाते हैं। ये बन गया आपका एक्स एक्सिस, ये बन गया आपका वाई एक्सिस। इसके कंपोनेंट बन गए 8.9 न्यूटन के। एक कंपोनेंट ये बनेगा, ठीक है, ये 30 एंगल है, जो भी 30 एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाएगा 8.9 कॉस 30, और ये क्या बन जाएगा 8.9 साइन 30। कौन सा कंपोनेंट लेंगे जो वेलोसिटी के अलॉन्ग है, ये वाला 8.9 कॉस 30। तो फोर्स देगी 8.9 कॉस 30, व्हाट इज स्पीड 0.6, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सॉल्व किया तो आ रहा है 4.6 वॉट। 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 4.6 वॉट।
ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी याद कर लेंगे, मतलब पावर होता है। द फोर्स एक्स एंड द वेट ऑफ द डिस्क कंबाइंड प्रेशर इज दिस मच। कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया। प्रेशर, फोर्स ओवर एरिया। अब फोर्स कौन कौन सी लग रही है, वेट लग रहा है उसका, प्लस कंपोनेंट ऑफ फोर्स नीचे को लग रही है, पता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिवाइड बाय एरिया। देखो बेटा वन डायग्राम में देखो, इस डिस्क का नीचे को क्या लग रहा है, एक तो ये वाला कंपोनेंट है ना, ये नीचे को, ये वाला कंपोनेंट जो है ना, इसको नीचे को पुश कर रहा है। इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे ड्रॉ कर, एक तो ये कंपोनेंट है ना वर्टिकल कंपोनेंट, और एक इसका वेट भी है जो पुश कर रहा है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। हाँ जी 3500। वेट कितना था इसका, वेट 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 0.4 kg है, तो वेट पे चेंज करें mg, 0.24 की 4 0.24 इंटू 9.81 प्लस कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या था 8.9 साइन 30, 8.9 साइन 30 डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये एरिया उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा। सब कुछ करने के बाद एरिया के आंसर आ रहा है 1.9 इंटू 10 पावर -3। न्यूटन थर्ड लॉ डिस्क्राइब हाउ द फोर्स exists in pairs. One such pair of the forces is weight of the disk and other force y. The direction of state, the direction of force y upwards. इसका weight, the name of the force on y, the name of body on which force y acts. अब weight किसका था? One pair of forces is the weight of the disk, another force y. Name of the body on which the force y acts. अर्थ, देखो असल में एक अर्थ है और एक डिस्क है। डिस्क के ऊपर अर्थ नीचे पुल कर रही है ना W से, तो जितनी जोर से अर्थ डिस्क को नीचे पुश कर रही है, डिस्क अर्थ को ऊपर पुश कर रही है। तो ये जो वाई फोर्स है ना, ये अर्थ के ऊपर है, अपवर्ड है, और किसके ऊपर है, अप अर्थ के ऊपर। ये तो भी प्लैनेट है। अच्छा बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और वो अब सिलेबस में नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। Question number 5. A vertical tube of length 0.6 meters is open at both end. ओपन एंड से आपको पता है ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है, और हाँ, और यहाँ पे नोड बनेगा। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट साउंड, an incident sound, an incident sinusoidal sound wave has a single frequency, travels up the tube. A stationary wave is then formed in the air column in the tube with the antinode A at both ends and node N at the midpoint. Explain how the stationary wave is formed from the incident sound waves. तो इंसिडेंट साउंड वेव्स क्या होती हैं, दे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अदर एंड। देखो ये इंसिडेंट साउंड वेव्स है ना, ऊपर जा रही है, और यहाँ से इस जगह से ऊपर ऊपरली एयर से नीचे को रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स आ रही हैं। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स आर कोहेरेंट वेव्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे सुपरपोज एट and the position where constructive interference takes place, where path differences n lambda antinode are formed, and the position where path differences 2n plus 1 lambda by 2 destructive interferences take place, node are formed. ये बता देंगे आप। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन वाली वेव्स इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ओवरलैप कर रही हैं। ऑन फिगर 5.2 sketch a graph to show the variation of amplitude of stationary wave with the height h above the tube. ट्यूब यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये ट्यूब यूँ थी, यूँ करके ट्यूब थी, यहाँ पे एंटी नोड था, यहाँ पे नोड था, यहाँ पे एंटी नोड था, और एच क्या था, डिस्टेंस है 0.6 मीटर, और इसकी हाइट जो है वो 0.6 मीटर है। अच्छा जी, अब क्या है जी जनाब,
इसका अगर हम ग्राफ बनाए ना, इसका वेव की शेप बनाए, तो आपको पता है क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा, यहाँ पे नोड बनेगा, तो उस पर ड्रॉ मूव कर लेते हैं। गोल होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, 0, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम। 0 पे, 0 हाइट पे एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल इतना है। मिड पॉइंट पे 0.3 पे एम्पलीट्यूड कितना है, 0, और 0.6 पे क्या है फिर मैक्सिमम। क्या हो रहा है, लिख रहा था, ठीक है जनाब। अच्छा, आगे क्या कहता है, for the stationary wave state the direction of oscillation of air particles at 0.15 meter from the bottom of tube। द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस, भाई ये कौन सी वेव है, जो भी डिस्टेंस हो, ये था ना, यूट्यूब है ना, 0.6 मीटर की है ना, मिड पॉइंट पे नोड है ना, मतलब 0.3 मीटर ऊपर, यहाँ भी एंटी नोड है, यहाँ भी एंटी नोड। अच्छा, ड्रॉ भी कर लेते हैं साथ शेप दोबारा, अब क्या होगा, जो 0.15 मीटर ये होगा ऑलमोस्ट, ये यहाँ पे पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा होगा, अप एंड डाउन, पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन, इट इज ऑसिलेटिंग पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन, पैरेलल टू द ट्यूब। The phase difference between the points 0.1 meter and 0.2 meters, 0.1 यहाँ पर है, 0.2 यहाँ पर है, तो ये नोड, अगला नोड तो बना ही नहीं ना, तो ये तमाम पार्टिकल्स क्या होते हैं, इन फेज, ये पार्टिकल्स आर इन फेज। हमें पता है ऑल पार्टिकल बिटवीन टू नोड्स, अगर मैं यूं बनाऊं आपको ज्यादा समझ में आएगा, स्टेशनरी वेव है ना, ये नोड है ना, ये नोड है, अगर ये हिस्सा नीचे आ रहा होता है, ये तमाम पार्टिकल नीचे आ रहे हैं इन फेज, इससे कि ये वाले पार्टिकल ऊपर जा रहे होते हैं, इस एंटी नोड में और इस एंटी नोड में 180 का फेज डिफरेंस होता है, लेकिन दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान ऑल पार्टिकुलर इन फेज, तो ये और ये एक नोड के बाद ही है ना पॉइंट्स, तो इनमें फेज डिफरेंस कितना है, 0। द स्पीड ऑफ दिस इज दिस, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो पहले v इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा आपके पास यहाँ से आ जाएगा। हमें पता है एंटी नोड टू एंटी नोड ये डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, लैम्डा बाई 2, पता है ना आपको, लैम्डा बाई 2 स्टेशनरी वेव, तो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 0.6, लैम्डा इज इक्वल टू 1.2 मीटर्स, वैल्यूज डालना, एफ इज इक्वल टू वी 340, लैम्डा कितना है जनाब, 1.2, इट गिव्स 280 हर्ट्ज। The frequency of sound wave is gradually increased. Determine the frequency when the stationary wave is next form. अब जब नेक्स्ट बनेगी तो ये फंडामेंटल मोड है ना, नेक्स्ट अगर बनेगी तो आपको फर्स्ट ओवरटोन मिलेगा ना, एक एक्स्ट्रा नोड मिलेगा, ये एक एक्स्ट्रा लूप मिलेगा, मतलब यू एक एक्स्ट्रा लूप आ जाएगा। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, एंटी नोड टू एंटी नोड कितना डिस्टेंस होता है, लैम्डा बाई 2, और ये डिस्टेंस भी कितना होता है, लैम्डा बाई 2, मतलब वेवलेंथ आप समझो आधी हो गई है, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी ना। पहले क्या था, पहले यूं था ना यार, हम इसको जुबानी भी कर सकते हो, पहले ये था इनिशियली, अब उसके मुकाबले वेवलेंथ हाफ हो गई है, तो फ्रीक्वेंसी विल बी डबल्ड, फ्रीक्वेंसी विल बी डबल्ड, आप उसका डायरेक्ट डबल लिख दें, 280 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये राउंडेड ऑफ आंसर एक्चुअल यूज करेंगे 560, और क्या लगाएं, हमें पता है लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी है, 0.6, तो अब लैम्डा कितना आ गया,
0.6 मीटर्स, लैम्डा आ गया। अच्छा, v इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा। एफ क्या होता है, v ओवर लैम्डा। v ओवर लैम्डा, v कितना था 340 और लैम्डा कितना है 0.6, तो डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट कितना आ रहा है 340 डिवाइड बाई 0.6 करो 570, ऑलमोस्ट राउंडेड ऑफ आंसर 567, तो 570 हर्ट्ज। ठीक है जनाब, ये फंडामेंटल मोड था जो लेफ्ट वाला था, कौन सा वाला, ये वाला, ये फंडामेंटल लूप। और ये डायग्राम 2 क्या है, फर्स्ट ओवरटोन, एक लूप एक्स्ट्रा आ गया। तो इन दोनों को कंपेयर करो, तो इसमें क्या होगी है, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगी है, हाफ। जब वेवलेंथ हाफ होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल। यहाँ की फ्रीक्वेंसी 2f, ऐसे भी कर सकते। डिफाइन ओम, ओम किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस होता है ना v ओवर आई, ओम क्या होगा, ओम, ओम होगा 1 वोल्ट ओवर वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। A battery of EMF E and internal resistance 1.5 ohm is connected और नेटवर्क रेजिस्टर, ये इंटरनल रेजिस्टर है, ये बैटरी EMF, इसके 2 ओम रेजिस्टर है, ये RZ है, ये 1.8 एम्पियर करंट है, ये 8 है, करता क्या। Okay, the X has resistance 8 ohms and Y has resistance 2 ohms. The resistance X has RZ, the current in X point is this and अच्छा दोनों का करंट पता है। अच्छा बेटा देखो यहाँ से कितना करंट आ रहा है 0.6, यहाँ से आ रहा है ये 0.6 आ रहा है, कितना आ रहा है, अच्छा यहाँ से कितना आ रहा है 0.8, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे करंट ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 1.8 प्लस 0.6 कितना जाएगा 2.4 एम्पियर, और ये यहाँ से 2.4 एम्पियर गुजरेगा। तो टोटल करंट कितना है, ये जो बैटरी से गुजरा है 2.4 एम्पियर, कितना है 2.4 एम्पियर। बैटरी से टोटल करंट गुजरता है, बैटरी से क्या होता है, हर ब्रांच का करंट ऐड करते हैं। रेजिस्टेंस आर जेड, अब इसकी रेजिस्टेंस चाहिए आपको, करंट पता है, अच्छा हमें टोटल करंट पता है, हमें टोटल रेजिस्टेंस है, तो हम इसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, एक अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या है, हम करंट डिवाइडर रूल से टोटल करंट पता है, इस ब्रांच की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन चलें हम और मेथड यूज करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालने सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगी, टोटल तो वही नहीं पता आपको, हमें ईएमएफ नहीं पता ना, टोटल तो ये आती है ना टोटल वोल्टेज ओवर टोटल करंट, यू जस्ट नीड, आपको टोटल करंट पता है। ओके, यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगा लेते हैं। देखो करंट डिवाइडर रूल क्या होता है, याद है आपको, I1 इसके इक्वल होता है R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू आई टोटल। अब फॉर एग्जांपल इसका करंट निकालना है आपने, इसका करंट निकालना है, तो ये ऊपर रखेंगे ना, ये रेजिस्टेंस ऊपर ऑपोजिट ऊपर रखते हैं, I1 8 ही, इसको I1 लगा देते हैं, 8 1.8 1.8 डिवाइडेड बाय इसकी रेजिस्टेंस ऊपर 8 ऊपर डिवाइडेड बाय इनका सम नीचे 8 प्लस दिस, इस ब्रांच की रेजिस्टेंस कितनी है 8 है ना, और ऊपर वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस कितनी है 2 प्लस आर जेड इनटू आई टोटल कितना है, आई टोटल 2.4, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.8 इंटू 10 प्लस आर जेड इज इक्वल टू 2.4 इंटू 8। अच्छा यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 1.8 आर जेड इज इक्वल टू 2.4 इंटू 8, आर इज इक्वल टू 2.4 इंटू 8 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 1.8। देखो ना ये 2.4 इंटू 8 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 1.8, तो सॉल्व करते हैं इसको, जरा करें सॉल्व, 2.4 इंटू 8 माइनस
18। चलो क्या आता है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ऊपर पे 8 से डिवाइड भी कर दिया। आर जेड की वैल्यू आ रही है 0.67। चेक कर लेंगे आंसर 0.67, इसके लिए आ रही है 0.67, तो सही किया हमने। आर जेड की वैल्यू आ रही है 0.67 ओम्स। अच्छा, असल में बात पता क्या है, ये हमने कॉन्सेप्ट यूज किया ना बेटा, ये कॉन्सेप्ट, ये जो होता है ना जब पैरेलल में करंट डिवाइड होता है ना, तो करंट डिवाइडर रूल लगा है। ऊपर वाले में से कितना करंट गुजरा है 1.8, और नीचे कितना करंट गुजरा था 2 एम्पियर, नहीं 0.6 एम्पियर, और यहाँ पे टोटल करंट था 2.4 एम्पियर। चेक कर लो। हाँ, अच्छा, नीचे की जो रेजिस्टेंस थी वो थी 8 ओम्स, इसकी रेजिस्टेंस थी 8 ओम्स, और इन दोनों को एक ही बना लिया था। इन दोनों की रेजिस्टेंस थी 2 प्लस आर जेड, 2 प्लस ये थी इस ब्रांच की रेजिस्टेंस। तो मैंने करंट डिवाइडर रूल लगा दिया था। करंट डिवाइडर रूल क्या होता है, जिस ब्रांच का करंट निकालना होता है उसकी रेजिस्टेंस दूसरे के ऊपर रखते हैं। मतलब ये अगर I1 है, ये I2 है, ये R1 है, तो ये R2 है। फार्मूला क्या होता था, R1 और R1 प्लस R2 इंटू आई टोटल। ये फार्मूला यूज किया तो ये करता है, ये रेजिस्टेंस आ गई। अब EMF निकालना है आपको, EMF निकालना है बेटा। बैटरी का EMF वही है, देखो बैटरी का EMF निकालना है, टोटल करंट पता है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें और V इक्वल टू IR लगा दें। ये फार्मूला यूज करें, V टोटल इज इक्वल टू I टोटल इंटू R टोटल। I टोटल आपने निकाल ली है, कितने 2.4, R टोटल इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालें। पहले इन दोनों की रेजिस्टेंस निकालें, ये 2 है और ये 0.67 है, इसको मैं मिटा दूँ सब कुछ। इसकी रेजिस्टेंस है 0.67 ओम्स। हाँ, इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी हो गई 2.666 2.67। अब से प्रोडक्ट और सम लगाएंगे, इनकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2.67 मल्टीप्लाई बाई 8 ओवर 2.67 प्लस 8, तो आंसर कितना आता है 2 ओम्स। अब ये 2 ओम्स इनकी रेजिस्टेंस है, और अब इंटरनल भी ऐड हो जाएगी, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 ओम्स एक्सटर्नल प्लस 1.5 ओम इंटरनल, 3.5 ओम्स टोटल रेजिस्टेंस है। व्हाट इज टोटल करंट 2.4 एम्पियर्स। व्हाट इज टोटल वोल्टेज और EMF, V इज इक्वल टू IR, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2.4 इंटू 3.5 कितना आ रहा है 8.4 वोल्ट, 8.4 वोल्ट आ रहा है। अच्छा, इसको हम किर्चॉफ लॉ से भी कर सकते हैं, इसको हम किर्चॉफ लॉ से भी कर सकते हैं। तो कैसे, देखो एक और तरीका बताता हूँ। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है ना, तो हम इसको किर्चॉफ लॉ से कैसे करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखो, अगर मैं इस लूप को कंसीडर करूँ, इस वाले लूप को, इस वाले लूप को, किर्चॉफ लॉ लगा, ये माइनस ये प्लस, इस पे यहाँ पे प्लस एंटर हो रहा है, प्लस ये माइनस, यहाँ पे टोटल करंट एंटर हो रहा है, ये प्लस ये माइनस, पोलैरिटी इधर ही। अब अगर फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट से चलते हैं, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से चल के जब ए पे घूम के आएंगे तो नेट चेंज इन वोल्टेज जीरो होगा। तो जब ए पॉइंट से इधर जा रहे हैं, तो इसको कितनी वोल्टेज मिल रही है यहाँ से यहाँ तक जाने में, प्लस से माइनस, माइनस 1.5 इंटू टोटल करंट कितना था, इसमें करंट कितना था 2.4 है, 2.4। आप ये माइनस से प्लस, प्लस ई, और फिर आगे गए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से प्लस से माइनस, माइनस कितनी वोल्टेज मिल रही है 0.6 आई इंटू आर, आई इंटू आर 0.6 इंटू 8 इज इक्वल टू व्हाट। अब ये इधर ही रहा, ये दोनों उधर दफा हो गए, 4.8 माइनस था, तो यहाँ पर देगा 4.8 प्लस 1.4, ये 3.6, ये ज़्यादा आसान नहीं, किसी भी लूप पे लगा लो आप, या टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू, ऐसे भी निकाल सकते।
The resistance X and Y each are made up of wire. The two wires have same length and made of same metal. Determine the ratio of cross-sectional area of X of cross-sectional area of Y. ओके, सर्किट यहाँ बना लेते हैं जरा. सर्किट क्या था? ये था आपका कुछ. सेट था, यहाँ से करंट था 1.8 एम्पियर्स, यहाँ से करंट था 0.6 एम्पियर्स. तो ये एक्स वाई में से नीचे वाला एक्स है 8 ओम्स और ऊपर वाई 2 ओम्स. ये एक्स है, ये वाई है, 8 ओम्स है और ये 2 ओम्स है. ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया. लेंथ सेम है, मेटल सेम है. फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए को सब्जेक्ट बनाओ. ए इज इक्वल टू रो एल ओवर आर. वैल्यूज डाल दें. एक्स के लिए भी लिखें रो ऑफ एक्स लेंथ ऑफ एक्स ओवर रेजिस्टेंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाई लेंथ ऑफ वाई इंटू ओवर रेजिस्टेंस ऑफ वाई. अब ये लेंथ और वो सेम है, ये तो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल. अभी उल्टा हो जाएगा. आर वाई ऊपर, आर एक्स नीचे. रेशियो हो जाती है ना. आर वाई कितना था पुत्र? 2 ओम्स और वो कितना था? 8 ओम्स. ये आ जाएगा, ठीक है, 1/4.25. 125. The drift speed in x over drift speed in y. I is equal to n a v a. क्रॉस सेक्शनल एरियाज की रेशियो पता है. अच्छा, पहले v को सब्जेक्ट बनाओ. v इज इक्वल टू i ओवर n v इज इक्वल टू i ओवर n a. ये अब दोनों के लिए डाल दो. x के लिए, y के लिए. तो देखा i ऑफ x, ऐसे लिखता हूँ i ऑफ x ओवर एरिया ऑफ x नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ x. एलिमेंट्री चार्ज तो दोनों पे सेम होता है. और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? करंट ऑफ y ओवर एरिया ऑफ y नंबर डेंसिटी ऑफ y. अब ये डिवाइड उल्टा हो जाता है ना. ए एक्स एन भी सेम है, ये भी सेम है. मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए वाई ओवर एन ई ओवर आई वाई. ये दोनों तो कैंसिल हो गए. अच्छा, रेशियो ऑफ एरियाज आपने निकाली थी. ए एक्स ओवर ए निकाली थी, एक वाई ए एक्स ओवर वाई निकाली थी. ये भी एक्स ओवर वाई, लेकिन एरिया उल्टा हो गया. देखो, इसमें ए वाई ऊपर है. करंट तो तुम्हें पता ही है. ऊपर से कितना करंट जा रहा था? ऊपर से 1.8 है आर एक्स का. नीचे है एक्स 0.6. एक दफा मैं इसका सकता हूँ. इसका इसका कितना है? 0.6. अच्छा, एरिया को ऐसे रहने की तरह से बात लिखते हैं. इसको ऐसे लिखते हैं एरिया ऑफ वाई ओवर एरिया ऑफ एक्स. इसको ऐसे लिखना था. अच्छा, करंट आई वाई कितना था? 1.8. अच्छा, इनकी रेशियो निकाली आपने अभी. आपने निकाली थी एक्स ओवर एरिया की रेशियो पिछले पार्ट में कितनी? 0.25 आई है. 0.25. लेकिन ये उल्टा है यहाँ पे, तो उसको उल्टा कर देंगे. ये कुछ भी नहीं थी, 1 है ना. इसको उल्टा करते हैं. तो ए वाई ओवर ए एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 0.25. मतलब ये 4 हो जाएगा. इसके बाद 4 आ जाएगा तो देगा 0.6 इंटू ए एक्स वाई ओवर ए एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? बेटा एक्स और वाई 0.25 के इक्वल है ना. 0.25 और 1. अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो उसका भी रेसिप्रोकल लेंगे. 1 ओवर 0.25 4 के इक्वल होता है. इस चीज़ की वैल्यू 4 है. 4 यहाँ पे 4 आ गया डिवाइड बाई 1.8. ये हो जाएगा 1.33 आंसर. 1.3. Next question. A sample of radioactive substance may decay by the form of alpha radiation or beta radiation and gamma radiation.
State the type of radiation in each of that. Consist of leptons. Consist of lepton. लेप्टॉन कौन से होते हैं? बीटा रेडिएशन. लेप्टॉन कौन से होते हैं? बीटा रेडिएशन. कंटेन क्वार्क्स. क्वार्क्स में होते हैं अल्फा पार्टिकल में क्वार्क. अल्फा पार्टिकल में क्वार्क होते हैं. कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, अल्फा एंड बीटा दोनों. क्या लिखा है? कैन नॉट ओहो, कैन नॉट ये तो हो सकते हैं ना. कैन नॉट गैमा हैज अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जीज. वो बीटा पार्टिकल्स की होती है कंटिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जीज बीटा पार्टिकल्स. ठीक है जी. थैंक यू स्टूडेंट्स.